नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए 37वें भाग में पहुंच गए हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में स्पेक्ट्रम बुक की सहायता से और तमाम सारे दूसरे स्रोतों की सहायता से हम इस चैप्टर को लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों को मालूम है हम इकाई 3 में हैं और इकाई 3 के अध्याय 7 में हैं। इनकी PDFs आपको यहाँ पर मिल सकेंगी। पिछले कुछ 2 दिनों से आपको PDF नहीं मिल रही होंगी, 2 लेक्चर्स की PDF नहीं मिली होंगी। उसका कारण ये है कि जो हम क्रांति पढ़ रहे हैं उस क्रांति को एक साथ कंपाइल करके आपको वो लेक्चर्स दे देंगे, ठीक है। और ये आपको PDF कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप ये स्कैन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है विरत दुबे 01। इसी नाम से हम विरत दुबे 01 नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल है। आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में कुछ जो अन्य इलाके थे। जैसे कल हम लोगों ने झांसी वगैरह पढ़ा था, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अवध के दूसरे हिस्से, वहां सब में पढ़ा था क्रांति, और उसको थोड़ा आगे कैसे बढ़ाया गया या कुछ अन्य प्रांतों में कैसे ये क्रांति फैली है प्रांतों में, तो उनके ऊपर चर्चा रखेंगे। उसके बाद हम मुख्य रूप से आज हम इस क्रांति की असफलता के कारण को समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे उनके क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि UPSC IAS प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले, एकदम शुरुआत से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी ने फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत की थी, जिसमें तीसरा बैच अब इस क्रम में चल रहा है। तीसरे बैच में एडमिशन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी क्लासेस जो हैं, थर्ड जो बैच है उसकी क्लासेस जो हैं वो शुरुआत होंगी, उसका प्रारंभ होगा आपका 3 मार्च से, ठीक है। तो इस 3 अप्रैल से, माफ कीजिएगा, 3 अप्रैल से इसमें जो है क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए मंथ एंड सेल चल रही है, जिसे आप सुपर लर्निंग डेज सेल के नाम से जान रहे हैं इस समय, और इस कारण आप लोगों को अतिरिक्त छूट जो है वो प्रदान की जा रही है। अभी तक आप कोड का इस्तेमाल करते थे विरद लाइव, और आपको कोर्स जो है वो 18,999 का पड़ जाता था। यदि अगर आपको लगता है कि अभी भी ये थोड़ा महंगा है, जिन लोगों को लग रहा था, तो उन लोगों के लिए एक सुअवसर है। इस सुअवसर का लाभ उठा करके अब आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, और अब आपको कोड जो है इस्तेमाल करने से 16,999 का ये कोर्स पड़ जाएगा। तो शीघ्रता करिए। इस कोड के साथ इस मूल्य में इसकी वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च तक ही है। इसके बाद ये पुनः 18,999 हो जाएगा। इसलिए 2-3 दिन जो ये बचे हुए हैं, इसका अतिशीघ्र जो है लाभ उठाइए कोड का। हमने आपको क्रांति के तमाम सारे कारणों को बताते हुए विद्रोह के अलग अलग स्थितियां बताई थी पिछले कुछ लेक्चर्स में। ये देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया था वही दिखा रहा हूं मैं आपको। स्वाभाविक सी बात है, इसका जब कंपाइलेशन हो जाएगा, एक साथ फिनिश हो जाएगा, तब हम इसके आगे जो है आपको इसका PDF प्रदान करेंगे। बरेली वगैरह के बारे में, कल बिहार वगैरह के बारे में हमने चर्चा की थी, और कल मैंने आपको बताया था कि बिहार में किस तरीके से विद्रोह समाप्त हुआ। 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह थे, उन्होंने उसको लीड किया। कुछ दिनों तक संघर्ष जारी रहा, लेकिन कुंवर सिंह की भांति अमर सिंह उतने ज्यादा नेतृत्व में कुशल नहीं थे, बशर्ते उनको बाद में जगदीशपुर जो है वो छोड़ना पड़ा। और अंत में मैंने आपको बताया था कि 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को बिहार में दबा दिया। इस तरह से विद्रोह जो है वो बिहार में समाप्त हुआ था। तो विद्रोह बिहार में समाप्त हुआ दिसंबर 1858 में। ये विद्रोह वहां पर समाप्त हुआ, ठीक है। बिहार में क्या हुआ? विद्रोह समाप्त हुआ, ठीक है। ये तक बात हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। अब इसी के आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। बिहार के बाद कुछ दूसरे प्रांत भी थे जहां छिटपुट विद्रोह देखे गए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण भी थे, जैसे असम, उड़ीसा, कुल्लू, पंजाब, दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रांत में विद्रोह की जो है आग एकदम फैल गई। अब अगर हम इसी में असम की बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति में असम के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था पुरंदर सिंह, जिनको ब्रिटिशर्स ने राजा के तौर पर एक्सेप्ट किया था। इन्हीं पुरंदर सिंह के दीवान थे जिनका नाम जो है
वो मासिन दत्त ऐसे कुछ था, मणिराम दत्त था शायद, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। मणिराम दत्त, हाँ ठीक है, मणिराम दत्त नाम था। ये जो है इनके दीवान थे। इन्हीं दीवान महोदय ने पुरंदर सिंह के जो पोते थे, कंदर्पेश्वर सिंह उनका नाम था, उनको जो है गद्दी पर बैठाया। कंदर्पेश्वर सिंह, इनको जो है गद्दी पर बैठाया और इन्हें राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित, ठीक है। तो जब ये राजा घोषित हो गए, तो इस चीज को ब्रिटिशर्स ने विद्रोह के तौर पर लिया कि यार हमने तो अंतिम राजा इनको माना है, इनके बाद राजा पद नहीं रहेगा, ऐसा वहां पर अनाउंसमेंट हुआ था। तो कंदर्पेश्वर सिंह को जब राजा घोषित किया गया तो ब्रिटिशर्स ने इसको विद्रोह माना और उसके बाद कंदर्पेश्वर को और साथ ही साथ मणिराम दत्त को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनफैक्ट मणिराम दत्त पर इन्होंने मुकदमा चलवाया और मुकदमा चलवा करके आपको मालूम मैंने फांसी की सजा दे दी गई। अपराध यह है कि इन्होंने राजा क्यों बनाया मना करने के बाद। तो इस तरीके के ब्रिटिश विरोधी जो नीतियां थी उसका ये छोटे मोटे राज्यों, मतलब छोटे मोटे यहां पर, ये छोटे तो नहीं कहा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए किसी को फांसी दी जा रही तो काफी बड़ी बात है, लेकिन ये विद्रोह में उतना सक्रिय तौर से शामिल नहीं हो पाए जितने तेजी से शामिल होना चाहिए था और विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। जैसे अन्य विद्रोह को भी ब्रिटिशर्स ने दबाया, लेकिन उनको उतना आसानी नहीं हुई। जैसे मैंने कल अवध के बारे में बताया था, झांसी के बारे में बताया था, आपको बिहार के बारे में बताया, तो इतना आसान नहीं हुआ ब्रिटिशर्स को उनको दबाना। हालांकि बार बार विद्रोह हुए तो बार बार उन्होंने दबाया और अंततः दबा दिया। ये उस नजर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा साधारण दिखता है। इसी क्रम में अगर हम उड़ीसा की बात कर लें, तो उड़ीसा में भी कुछ इसी तरह की घटना हमको देखने को मिलती है। ब्रिटिश सत्ता के विरोध में संभलपुर के राजकुमार थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन लोगों ने, विद्रोह का मतलब हो गया ब्रिटिश नीतियों को उस समय सिरे से नकार देना, नहीं माना। तो ब्रिटिश नीतियों को जब इन्होंने नकारा तो राजाओं के इस कदम को अंग्रेजों ने विद्रोह की संज्ञा दी। हालांकि आगे चल करके सुरेंद्र शाही जो थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया काफी समय बाद, तकरीबन 1862 के आसपास सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनको निर्वासित कर दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया। इसी तरीके से कुल्लू की पहाड़ी में अगर हम बात करें तो वहां के राजा थे प्रताप सिंह और उनके भाई थे। कुल्लू की अगर हम बात करें तो यहां पे राजा हैं प्रताप सिंह और इन्हीं के भाई हैं वीर सिंह। इन लोगों ने विद्रोह किया। इसी तरीके से कुल्लू, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर विद्रोह हुआ, लेकिन इनके इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। और किस तरीके से दबाया गया? दोनों को मृत्युदंड दिया। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि काफी बड़े हिस्से में जो है ये विद्रोह फैले थे, उसी तरीके से कुछ अन्य प्रोविंसेस भी थे, जैसे असम है, उड़ीसा है, मैंने कुल्लू दिखाया आपको, कुछ और भी प्रांत हैं जिनमें विद्रोह हुए, लेकिन उन्हें उस तरह का नेतृत्व नहीं मिल पाया जैसा उत्तर भारत के राज्यों को मिला था और विद्रोह दबाने में मुश्किलें हुई थी। फाइनली इन्हें भी विद्रोह के तौर पर दबा दिया गया। इसी तरीके से एक दो इलाके और भी हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के कई सारे प्रदेशों में विद्रोह की आग जो है वो फैली, जैसे नजीमाबाद, नीमच, ठीक है, इन जगहों पे विद्रोह की आग जो है वो फैली। कोटा तो जो है राजस्थान में जो भी विद्रोह हुए उन विद्रोहों का केंद्र माना गया। अजमेर, जोधपुर, ये कुछ ऐसे जगहें थीं जहां पर विद्रोह जो है थोड़े थोड़े हुए। आबू वाला जो प्रांत है वो, इन सब में मैंने आपको बताया कोटा जो है ये विद्रोह का केंद्र रहा, विद्रोह का
केंद्र। राजस्थान में विद्रोह का केंद्र जो है प्रमुख रूप से किसे चुना गया? कोटा में चुना गया। कोटा में जयपाल और हरदयाल ऐसे करके दो भाई थे। इनका नाम मैं लिख रहा हूं, जयदपाल और हरदयाल। हरदयाल अलग अलग, कभी कभी जयपाल कहीं कहीं लिखा रहता है हालांकि। तो इन लोगों ने विद्रोह किया, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने विद्रोह किया, इनके विद्रोह को कुचल दिया गया और इस भयंकर तरीके से कुचला गया कि इनको जो है तोप के मुंह पर, तोप का मुंह इनमें बांध करके इनको उड़ा दिया गया, दाग दिया गया। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि बड़ी थी निर्दयता पूर्वक। अच्छा, एक नाम याद आया निर्दयता से, इनका नाम जो है सही लिख देता हूं मैं, जयदयाल है। इनका नाम मैं सही लिख दे रहा हूं, जयदयाल है। निर्दयता से याद आया, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जयदयाल, ठीक है, ये नाम था हरदयाल। तो हरदयाल, जयदयाल, ये जो हैं इन्होंने विद्रोह किया और इनमें से जयदयाल जो थे उनको जो है बाद में तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। सोचिए, मतलब एक निर्दयता की भी सीमा होती, चिथड़े उड़ गए होंगे शरीर के भाई। हालांकि राजस्थान के बाद अगर हम पंजाब तक पहुंचे तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ। कुछ प्रांत ही शामिल हुए, कुछ प्रांत। और पंजाब का जो राजा थे वो मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। दूसरे कुछ हिस्से थे जैसे पटियाला, जींद वगैरह, ये भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, ये विद्रोह से मुक्त रहे थे। लेकिन कुछ हिस्से थे पंजाब के जो विद्रोह में शामिल हुए थे। जैसे गुड़गांव की बात कर लें, गुड़गांव, मेवात की बात कर लें। अब ये तो आप मालूम है कि ये सब अब हरियाणा में, यहां सब किसान विद्रोह हुए थे तब, मतलब यहां पे किसी ने लीड नहीं किया था, किसानों ने विद्रोहियों का साथ दिया और ये किसान विद्रोह के तौर पर हमको वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा पलवल में, फरीदाबाद में, बहादुरगढ़ में, जालंधर में, फिर लाहौर है जगह, वहां पर रोहतक, हिसार, ये तमाम ऐसी जगहें हैं, सिरसा, पानीपत। अब इनमें में से ज्यादातर जो प्रांत हैं ये अब वर्तमान हरियाणा में शामिल हो चुके हैं, ज्यादातर हिस्से जो है इनमें से, जालंधर वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा अंबाला में भी विद्रोह हुए। तो पंजाब के कुछ हिस्सों में हमको विद्रोह देखने को मिला, लेकिन अधिकतर पंजाब का हिस्सा जो है वो शांत रहा। हालांकि ऐसा नहीं कि जब 1857 के विद्रोहियों को सजाएं दी गई तो उसमें पंजाबी नहीं थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 16 नवंबर 1857 नारनौल के निकट विद्रोह हुआ। 16 नवंबर 1857 नारनौल के पास में विद्रोह हुआ। और जो ये विद्रोह हुआ, वहां कर्नल जिलार्ड को भेजा गया। ये कर्नल थे जिरार्ड, ये जीत हासिल नहीं कर पाए, हार गए। कैप्टन वेस्ले ये भी हार गए और हारे इस प्रकार की इन दोनों की मृत्यु हो गई, मार डाला विद्रोहियों ने इनको। तो विद्रोह ठीक ठाक हुआ यहां पर जिन इलाकों में पंजाब में हुआ, लेकिन राजशाही के तौर पर देखा जाए तो वो शामिल उसमें नहीं हुए। उसके बाद कुछ दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों को भेजा गया जिसमें कैनेडी और पियर्स के नाम शामिल होते हैं। उन लोगों ने जाकर के, मतलब ये भी घायल हुए हालांकि, और उसके बाद थोड़ा विद्रोह जो है वो शांत किया गया। 1856-57 और 1857-58 में पंजाब में प्रशासकीय रिपोर्ट छपी। पंजाब प्रशासकीय रिपोर्ट छपी 1856-57 और 1857-58 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो पंजाब में जो विद्रोही थे
उन विद्रोहियों में से तकरीबन 386 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि पंजाब में इतना कम विद्रोह हुआ था, तब 385 लोगों को फांसी की सजा दी गई। इतना ही नहीं, इतिहासकार यह भी बताते हैं कि अंडमान जेल में जब क्रांतिकारियों को, अब ये जो 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे, इनमें से कई सारे लोगों को सजा के तौर पर अंडमान की जेल भेजा गया। 1857 की क्रांति के जेल जाने वाले क्रांतिकारियों के पहले जत्थे की अगर हम बात करें तो इसमें पंजाब से तकरीबन 206 लोग शामिल थे। तो 206 लोग वो भी शामिल थे जिनको जो है अंडमान भेज दिया गया था, अंडमान जेल। ये भी पंजाबी हैं। तो पंजाब में कम विद्रोह होने के बावजूद भी इतना बड़ा एक जो व्यक्ति समूह है वो शामिल हुआ था। ये उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और भारत के उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं उनके कुछ विद्रोहों के बारे में कल से लेकर के आज तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। हालांकि कुछ जो है दक्षिण भारत के प्रांत भी शामिल है। क्या विद्रोह दक्षिण भारत नहीं पहुंचा? अधिकतर हमको यह देखने को मिलता है कि विद्रोह दक्षिण भारत नहीं पहुंचा। हालांकि विद्रोह दक्षिण भारत गया, लेकिन उतना प्रभावी तरीके से नहीं जा पाया। वीडी दिवेकर एक इतिहासकार हैं, इन्होंने किताब लिखी है, वीडी दिवेकर की बुक है जिसका नाम है साउथ इंडिया 1857। साउथ इंडिया 1857, साउथ इंडिया 1857 ये बुक का नाम है और इसका टाइटल है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सब टाइटल है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो किताब है इसमें वीडी दिवेकर जी ने कहा है कि दक्षिण भारत के कुछ प्रांत भी इसमें शामिल थे, जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल के कुछ हिस्से हैं। ये सब, यहां तक कि जो पुर्तगाली आधिपत्य वाला गोवा और पौंडीचेरी जो है वो भी इस विद्रोह से प्रभावित हुआ था, जिनको हम दक्षिण भारत के विद्रोह के रूप में देख सकते हैं या विद्रोह स्थल के तौर पर देख सकते हैं। अब चूंकि इस किताब के रेफरेंस से पता चलता है कि हाँ भाई दक्षिण भारत में विद्रोह हुए थे, तो कुछ एक आध हिस्से जैसे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुआ उसमें एक नाम आप याद रख सकते हो, रंगो बापूजी। रंगो बापूजी गुप्ते, ये नाम है इनका। तो रंगो बापूजी जो हैं, इन्होंने तकरीबन 1840 में, अब ब्रिटिशर्स इनसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि 1840 के आसपास सतारा के जो राजा थे उस समय, प्रताप सिंह राजा थे वहां के, उनके ये वकील थे। ये वकील हैं सतारा के राजा के। सतारा के राजा जो प्रताप सिंह हैं, प्रताप सिंह, इनके वकील थे। और ये वकील साहब जो हैं ये लंदन गए हुए थे, जो सतारा का जो राज्य हड़प लिया गया था उस राज्य की पुनः वापसी के लिए। लेकिन इनको वहां से निराशा हाथ मिली, वापस आ गए। वापस जब आए तो इन्होंने आम नागरिकों की या आम जनता की सेना तैयार करी और तकरीबन 10 जून 1857 को उन्होंने सतारा में और तकरीबन 13 जुलाई को पंढरपुर में विद्रोह किया। तो सतारा और पंढरपुर, यहां पर इनके नेतृत्व में, रंगो बापूजी के नेतृत्व में थोड़े विद्रोह हुए। लेकिन इनके विद्रोह को दबा दिया गया और दबा करके रंगो बापूजी गुप्ते को समुद्र पार निर्वासित कर दिया गया। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था मानसिंह, सहयोगी थे इनके मानसिंह। इनको भी जो है, इनको भी सजा दी गई। इन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया था, इनको भी सजा दी गई और इनको खुलेआम फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जब मानसिंह को फांसी दी गई तो मानसिंह ने दक्षिण भारत के या फिर दूसरे प्रांतों के जो भी विद्रोही थे, जो भी लोग जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, उनको विद्रोहियों का साथ देने के लिए उकसाया भी था। मरने से पहले मानसिंह ने कहा कि अब अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो गया है, हिंदुओं और मुसलमानों की संतानों उठो,
भारतीय इतिहास जब इस मोड़ पर है तब सिर्फ दर्शनार्थी मत बनो, अपना योगदान दो। उसके बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरीके से हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि विद्रोह हुए। इसी तरीके से पूना में भी विद्रोह को हम शामिल कर सकते हैं। आप लोगों ने बिठूर में आपने सुना कि विद्रोह हुए, कानपुर में विद्रोह हुए, नाना साहेब के नेतृत्व में विद्रोह हुए। तो नाना साहेब जो है अब स्वाभाविक सी बात है कि वो पेशवा उनको घोषित किया गया बाद में, हालांकि उसके बाद जो है आगे दूसरे विद्रोह मैंने आपको बताए थे। लेकिन नाना साहेब जो थे उनका पूना के निवासियों से कई बार पत्राचार वगैरह होता था, पत्र व्यवहार होता रहता था, और इसी पत्र व्यवहार के थ्रू उन्होंने अपने संदेश जो है वो पूना में भेज रखे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसी का परिणाम हुआ कि 22 मई सन 1857 को, जिस समय दिल्ली में विद्रोह हो रहे थे, दिल्ली में जब विद्रोह चल रहे थे, तो दिल्ली में विद्रोह में विद्रोहियों को सफलता मिले, ब्रिटिशर्स को हार मिले, इस बात के लिए नगर की जो जामा मस्जिद थी, उस जामा मस्जिद में लोगों ने दुआएं करी इनके पत्राचार के व्यवहार से, जिसको ब्रिटिशर्स ने विद्रोह के तौर पर देखा। कोल्हापुर, उसके बाद जो है तमाम सारे जो प्रांत हैं इसके आसपास के, वहां पर भी इनके पत्राचारों का प्रभाव पड़ा, इनकी जो घोषणाएं थी उनका प्रभाव पड़ा। इनके जो घोषणा पत्र हुआ करते थे उनको तमाम सारे स्कूलों में बांटा गया, तमाम सारे जो वाचनालय जहां पर आप बुक रीडिंग वगैरह करते हैं वहां पर बांटा गया। रत्नागिरी, बंबई, ये सब विद्रोह की तैयारी में जुट गए। और इन जगहों पर, इन प्रभावों, इनके घोषणा पत्र के प्रभावों से इन जगहों पर विद्रोह का नेतृत्व जिन्होंने संभाला था वो थे सैयद हुसैन। उसमें एक नाम आता है सैयद हुसैन और एक नाम आता है मंगल। इन लोगों ने संभाला था। वहां से जो नेतृत्व मिलता था उसको यहां पर ये एग्जीक्यूट करते थे प्लान बना करके। और ब्रिटिशर्स ने इन दोनों लोगों को तोप के मुंह पे बांध करके उड़ा दिया, ऐसी सजा दी। नृशंस हत्या जिसको कह सकते हैं वो करेगी। इसके अलावा हैदराबाद में भी विद्रोह हुए, हैदराबाद में भी विद्रोह हुए। लेकिन हैदराबाद में जो विद्रोह हुए वो हैदराबाद के शासक के द्वारा नहीं हुए, हैदराबाद का शासक इसमें शामिल नहीं है। हैदराबाद के कुछ लोकल विद्रोही हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। सोनाजी जीवंत है, रंगराव पांडे हैं, पांगे हैं, उनका नाम आता है। इसी तरीके से बेंगलोर में भी किसान विद्रोह हुए। तो दक्षिण भारत में कई जगहों पर हमको विद्रोह देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरी तरीके से हैदराबाद इसमें शामिल नहीं था। राजा जो थे हैदराबाद के, नवाब जो थे, वो उसमें शामिल नहीं थे। गोलकुंडा में चिंता भूपति थे, उनके नेतृत्व में विरोध हुआ। उनके भतीजे थे सन्यासी भूपति, उन्होंने विद्रोह को लीड किया। ऐसे करके दक्षिण भारत में कुछ विद्रोह हुए। तो इन सब से ओवरऑल अब हमको पता चला कि विद्रोह जो है वो दक्षिण भारत में भी हुए थे कुछ जगहों पर। ठीक है, तो अब काफी पर्याप्त मैंने आपको बताया कहां कहां किसने किसने कैसे कैसे विद्रोह किया और उसे किस रूप में दबाया गया। अब समय आ गया है कि क्या यह विद्रोह होने के पश्चात सफल रहा। इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाए। लेकिन क्या इसके बाद अंग्रेज भारत से चले गए? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। तो परिणाम इसका क्या हुआ? परिणाम की अगर हम बात करें तो यह असफल रहा, असफल। और जब ये असफल रहा तो हमें जानने होंगे इस असफलता के कारण, इस असफलता के कारण जानने हैं। ठीक है, परिणाम आपको स्पष्ट रूप से मालूम है, इसमें ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि परिणाम जो है वो असफल रहा। तो अब हमें इसके क्या जानने हैं? कारण जानने हैं कि आखिर ये विद्रोह असफल क्यों रहा, क्या कारण था कि विद्रोह सफल नहीं हो पाया। आपको मालूम है कि 1857 के विद्रोह की क्रांति की जो लौ है वो तेजी से भारत में फैली, भारत के विभिन्न प्रांतों में फैली। लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यह समूची जनता को, पूरे राष्ट्र को आंदोलित नहीं कर सकी। इस विद्रोह के जो तात्कालिक उद्देश्य थे, जिसमें सर्वप्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ देना, निकाल देना, वो इसमें सफल नहीं हो पाए।
लेकिन बावजूद इसके भी इस क्रांति की ये जो ज्वाला जली थी, इसके कुछ दीर्घकालिक परिणाम हुए, दूरगामी परिणाम हुए। उन परिणामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं इनकी असफलता के कारण। पहले कारण जानेंगे और कारण नंबर 1 समझेंगे कि क्या है। इसमें समझने की बात ज्यादा है, लिखने का क्या है इसमें का। और जो पहला कारण सबसे बड़ा कारण है, आप ये भी मान लीजिए, मेरे हिसाब से लगता है कि यह सबसे बड़ा कारण है। इसकी घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं कि यही बड़ा कारण आप लिख करके आए, लेकिन बड़ा कारण माना जा सकता है। और वो बड़ा कारण था संगठन का अभाव। संगठन का अभाव। क्यों हम इस युद्ध को सफल नहीं बना पाए, उसका एक कारण है संगठन का अभाव। अगर हम भारतीय जो सैन्य दल है, विद्रोही दल थे, या जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, विरोधी दल जो थे, उनके संगठन और ब्रिटिशर्स के संगठन की तुलना करें तो हम पाएंगे कि अंग्रेजी सेना जो थी वो काफी हद तक संगठित थी। और उनके संगठन की सीमा यहां तक थी कि उन्होंने अपने संगठन में भारतीय राजे रजवाड़ों को भी शामिल कर लिया था। यानी वो सिर्फ यूरोपियंस के तौर पर संगठित नहीं थे, बल्कि जो इंडियंस जिनके ऊपर उन्होंने अपना काबू बना रखा था, उनको भी संगठित करने में काफी हद तक सफल रहे थे। उसके ऊपर अगर उनके हथियार देखे जाएं तो उनके हथियारों से सुसज्जित सेना थी। और अगर हम भारतीय योद्धाओं की बात करें तो सबसे पहले तो उनके उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं थे। उद्देश्य में विभिन्न था। संगठन का अभाव अगर हम देखेंगे तो उद्देश्य में भी एक संगठन नहीं देखने को मिले, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग स्थान, अलग अलग क्षेत्र। ये तमाम सारी विभिन्नताओं के कारण ये संगठित नहीं हो पाए। जितना तेजी से विद्रोह हुआ उतना तेजी से संगठन नहीं बना। और अंततः जो है विद्रोह को जो एक अखिल भारतीय स्वरूप देना चाहिए था, वो अखिल भारतीय स्वरूप मिल नहीं पाया। ये सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है विद्रोह की असफलता के? इसमें आप ये मान सकते हैं कि जो तमाम सारे देसी राजा थे, सामंत थे, ये ब्रिटिशर्स के राजभक्त थे। अधिकांश लिखना यहां पर उचित रहेगा। अधिकांश देसी राजाओं, सामंतों का ब्रिटिश राजभक्त होना, यह भी एक कारण है। और इसी कारण की वजह से पहला कारण बलशाली होता है, क्योंकि यह नहीं था, इसी कारण से संगठन का अभाव था। और यह संगठन पॉजिटिव काम करता है ब्रिटिशर्स के। मैं आपको बताएं, तब उस समय लगभग 550 के आसपास या उससे अधिक देसी रियासतें थीं। आप सोचिए, छोटे मोटे राजा मिलाकर के 550 से अधिक राजा महाराजा थे, और इनमें से कुछ ही जो है विद्रोह में शामिल हुए थे। अगर ये सब शामिल हुए तो सोचिए, कल्पना कीजिए क्या बात होती। इसमें से अधिकांश शामिल हुए होते तो क्या बात होती। हम तो कह रहे हैं 100 राजा भी शामिल हुए होते तो क्या बात थी। इतने सारे देशी रियासतों और राजाओं का युद्ध में न्यूट्रल बने रहना या फिर ब्रिटिशर्स का साथ देना, यह एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जिन राजाओं ने साथ नहीं दिया, जो प्रमुख रूप से जिनका शामिल होना बनता था, जब वो शामिल नहीं हुए, या फिर यूं कहें कि जिन्होंने प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स का साथ दिया, तब ये और भी ज्यादा भारतीय कमजोरी के रूप में साबित हुआ, जिसमें पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल, ये सब कुछ ऐसे राज्य थे जिनको ब्रिटिशर्स का समर्थन प्राप्त था या जिन्होंने ब्रिटिशर्स को समर्थन दिया। इनमें आपको मैंने ग्वालियर के बारे में तो बताया ही था, ग्वालियर का जो सिंधिया था। और ग्वालियर का जो सिंधिया था उसके बारे में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग ने मालूम है क्या कहा? लॉर्ड कैनिंग ने ग्वालियर के सिंधिया के बारे में यह तक कहा कि यार, अगर इस सिंधिया ने साथ न दिया होता, अगर सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाएं, तो मुझे कल ही बिस्तर समेट के भागना पड़ेगा।
अब आप सोचिए कि एक एक दो दो राजा कितने इंपॉर्टेंट थे। इनका साथ मिला होता तो आज झांसी की रानी उस तरह से युद्ध स्थल में मारी ना जाती। वीर गति को जरूर प्राप्त किया, लेकिन अकेले लड़ती उससे अच्छा था कि इनका साथ मिला होता। अंग्रेज का साथ देने वाले तमाम सारे दूसरे लोग भी थे, जैसे ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, ये सब ब्रिटिश राजभक्त थे। भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर जिनका नाम है, ये सब वो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। विद्रोह करने वाले जो भारतीय लोग थे उनका साथ नहीं दिया, और इसी कारण जो है विद्रोह जो है वो असफल रहा। एक प्रमुख कारण ये है। इसके अलावा तीसरे कारण की तरफ अगर हम बढ़ें तो तीसरे कारण में भी महत्वपूर्ण चीज हमको देखने को मिलेगी, उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य का अभाव, यह हमको देखने को मिलता है। यह निश्चित उद्देश्य का अभाव क्यों देखने को मिलता है? अलग अलग विद्रोहियों के अलग अलग उद्देश्य थे। निजी स्वार्थ से इसमें से कई प्रेरित थे, निजी स्वार्थ से प्रेरित। हालांकि इस निजी स्वार्थ में एक चीज थी जो समान थी, और वो थी ब्रिटिशर से घृणा करना। लेकिन ब्रिटिशर से घृणा करने के कारण अनेक थे। वो कारण भी अगर एकजुट हुए होते तो शायद वहां पर राष्ट्रीय भावना पनपती, या फिर पनपी भी तो लेश मात्र ही पनपी, जिसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। आंतरिक स्तर पर जो राष्ट्रीय भावना को कार्य जो करना चाहिए था वो कार्य उसने नहीं किया। यहां तक कि अगर वो प्रेरित होकर के एक साथ युद्ध लड़ते भी तो किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विजित होने के पश्चात क्या होगा। झांसी अलग लड़ रहा है, अवध अलग लड़ रहा है, बनारस अलग लड़ रहा है, इलाहाबाद अलग लड़ रहा है, कानपुर अलग लड़ रहा है, रोहिलखंड में अलग झगड़ा चल रहा है। ये सब लोग मिलकर के अगर अंग्रेजों को हरा भी देते तो आगे क्या रणनीति थी? फिर वही ढाक के तीन पात होना था। तो भविष्य को लेकर के कोई योजना नहीं थी। विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, उन्होंने कहा कि यदि लोगों को सुस्पष्ट रूप से एक आदर्श उनके सामने रखा गया होता तो शायद उस समय स्थिति कुछ और होती। तो यह माना जा सकता है कि यह तीसरा कारण एक महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह विद्रोह जो है वो असफल रहा। चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कारण, देशव्यापी नेतृत्व का अभाव। देशव्यापी नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है। क्षेत्र के संगठन तो हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरे देश में एक कुशल नेतृत्व कोई कर सकता। तो आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना, आप कहेंगे कि सर तो राष्ट्रीय नेता थे उस समय। वृद्ध थे, 80 साल की उम्र के हो रहे थे, दुर्बल थे, असमर्थ थे। उनको सैनिकों ने अपना नेता जरूर बना दिया था, लेकिन नेतृत्व कहां कर पाए वो। फिर आप नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, जनरल बख्त खान, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल, तमाम सारे ऐसे नाम सुनेंगे जिनमें सब में कुशल योग्यता के गुण मौजूद थे। लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर का था क्या? सब क्षेत्रीय स्तर पे थे। हजरत महल अवध के लिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कुशल नेतृत्व है वो था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, देशव्यापी नहीं था। और उधर अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स की बात करें तो इन्होंने दूसरे राष्ट्र यानी हमारे राष्ट्र में आकर के एकता संगठन जो है वो न सिर्फ हासिल किया, बल्कि वहां यूरोप से भी सैनिक मंगा लिए थे। आगे चल करके स्वामी विवेकानंद ने भी इस चीज को स्वीकारा कि यहां पर जो नेतृत्व हुआ था उस नेतृत्व में
तमाम सारे जो कुशल नेतृत्वकर्ता थे उनके आपस के तालमेल उतने अच्छे नहीं थे। वो तालमेल अगर अच्छे हुए होते तो भी शायद परिणाम कुछ और होते। ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। कुछ अन्य कारण भी हैं। अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें एक कारण जो है, अच्छा ये सारे कारण कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाकर के पहले वाले कारण को लिंक करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब हुए होते तो पहला वाला कारण नहीं होता, और पहला वाला कारण नहीं होता तो क्रांति सफल होती, असफल नहीं होती। इसमें एक कारण आप सीमित साधन को भी मान सकते हैं। सीमित साधन या संसाधन। भारतीय विद्रोहियों के पास साधनों की संख्या सीमित थी। ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्रीमिया का युद्ध जीते हुए थे रशिया से। उन्होंने चाइना को भी हराया था, तो वहां से भी सहायता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा 1,20,000 या 12,000 ऐसे कुछ था, 1,12,000 1,12,000 यूरोपीय सैनिक जो है यहां पर और आए थे भारत में, और यहां अपने ही सैनिक इकट्ठे नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी की जो उस समय नीति थी उसकी अगर हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी का जो रेल विभाग, डाक विभाग, तार विभाग, ये सब बहुत तेजी से विद्रोह को दबाने में इस्तेमाल किया गया। सूचना का आदान प्रदान रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। जीटी रोड के ऊपर पूरा नियंत्रण था। नर्मदा नदी के दक्षिण तक संचार को रोक दिया गया, इसीलिए दक्षिण भारत में तेजी से प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हमको देखने को मिली जो विद्रोह के, ये सब संसाधन भारतीयों के पास नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स के पास थे। और इन सब में अगर हम एक और वास्तविक कारण को समझने का प्रयास करें, एक और या फिर जिसे हम वास्तविक कारण कह सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करें, तो एक वास्तविक कारण भी हमको देखने को मिलेगा। क्यों हम हारे? वीरता की कमी थी? नहीं। साहस की? नहीं। वीरता और साहस का अभाव उतना नहीं था जितना राष्ट्रीय एकता का अभाव था, जो कि मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय एकता का अभाव। और ये राष्ट्रीय एकता ला कौन सकता था? ये ला सकते थे शिक्षित वर्ग। और मजे की बात यह है कि शिक्षित वर्ग यहां पर उदासीन थे। विद्रोहियों को शिक्षित वर्ग का साथ नहीं मिला। अब आप कहेंगे सर ये तो आज भी जब दंगा वगैरह होता है उसमें शिक्षित वर्ग कहां ही शामिल होता है। आज के दंगों और तब के विद्रोह में अंतर है, हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसे दंगे का ही नाम दिया। तो आज के जो दंगे हैं, तब के जो विद्रोह थे, उसमें बेहद अंतर है। तब भी उसमें शिक्षित वर्ग शामिल नहीं था, लेकिन जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो शिक्षित वर्ग पनपा, उठ खड़ा हुआ, सामने आया। यह हमको देखने को मिलता है। तो अब जब हमको इतने सारे कारण पता चल चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अब हमें जानना होगा कि इसके परिणाम क्या हुए। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए, क्या उसके अर्थ निकले। विद्रोह तो असफल रहा, विफल हो गया, लेकिन इसके परिणाम जो है कुछ तो तात्कालिक हुए और कुछ दूरगामी परिणाम हुए। तात्कालिक परिणामों की अगर हम बात करें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका शासन क्या हो गया? इसका शासन समाप्त हो गया। ये तो तात्कालिक परिणाम हुआ, तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिश ताज से। एक युग का समापन और नए युग का आरंभ हुआ। अच्छा, भारतीय दृष्टिकोण से भी एक युग का समापन हुआ। जैसे अगर हम देखेंगे तो 1857 का जो सशस्त्र विद्रोह है, ये अंतिम सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब जैसे पहले सेना की तरह लड़ना, आमने सामने की जो एक परंपरागत तरीके का जो युद्ध प्रणाली हुआ करता था भारत का, वो परंपरागत युद्ध प्रणाली का अंतिम युद्ध हमको देखने को मिलता है। उसके बाद परंपरागत युद्ध प्रणाली नहीं हुई। शिक्षित वर्गों ने
दूसरी तरह से चोट पहुंचाना शुरू किया, धार्मिक रिफॉर्म्स किए गए, सामाजिक रिफॉर्म्स किए गए, इस तरह से धीरे धीरे करके ब्रिटिश साम्राज्य को चोट पहुंचाया गया। हालांकि बीच में कुछ क्रांतिकारियों ने सशस्त्र विद्रोह भी किए, लेकिन अंततः चल करके सफलता हासिल हुई। लेकिन जब सफलता, आपको मालूम है 1947 में जब देश आजाद हो रहा है, तो उस समय आपने इस तरीके कोई युद्ध देखा है क्या? भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ जो किया, नहीं किया। यानी भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह का यह अंतिम युद्ध था। विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भेजा, कैनिंग ने उसको 1 नवंबर 1858 को पढ़ा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। भारत सरकार अधिनियम 1858 उसको नाम दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन जो है वो कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में कर दिया गया। दिखावे शुरू हुए, दिखावे के लिए उदार नीति लेकर के आई गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। जिन कारणों से विद्रोह तेजी से बढ़े थे, उन कारणों को पुचकार करके किसी तरह हटाने का प्रयास किया गया। मतलब उन्हें सीरियसली नहीं हटाया गया। और इस तरह से भारतीयों का जो ठीक है, जो लड़े सो लड़े, बीत गई जो सो बात गई, ऐसा वाली जो प्रणाली थी उसको करके फिर से भारतीयों का साथ पाने का प्रयास किया। और इस प्रयास को ही बांटो और राज करो की नीति कहा गया। फूट डालो और राज करो। वायसराय का पद अब पहले से ज्यादा गौरवशाली हो गया, लेकिन काम वही सारे थे जैसे ब्रिटिश कंपनी के समय में करते थे। देसी राज्यों को उनकी अखंडता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया गया पूरी तरह से। कंपनी के साथ जो देसी रियासतों के जो भी संधि समझौते हुए थे, वो उनको उसी तरह मान्यता दी गई। गोद लेने की जो प्रथा है उन्हें वापस कर दी गई। तमाम सारे जो सामंत हैं, तालुकेदार्स हैं, उनकी जो सुविधाएं छीन ली गई थीं, वो सुविधाएं उनको वापस कर दी गई। भारत के तमाम सारे नरेशों को ब्रिटिश ताज के अधीनस्थ कर दिया गया, ब्रिटिश पैरामाउंसी के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश अधिसत्ता के अधीन कर दिया गया। लेकिन अब किसी को कोई विरोध नहीं था। महारानी विक्टोरिया जो थी, उनको 1876 के आसपास कैसर हिंद की उपाधि दी गई। तमाम सारे ऐसे कार्य जो 1857 के विरोध का कारण बने थे, उन कारणों को हटाने के नाम पर उन्हें जो है पुचकारा गया। और फूट डालो और राज करो की नीति जो थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया, और वो नीति सफल भी हुई। सेना को और अधिक पहले से मजबूत किया गया। विद्रोह जहां हो उसको पहले दबाने का प्रयास किया जाए, मतलब विद्रोह होने ही ना पाए ऐसा प्रयास किया गया, पुनर्गठन सेना का ऐसा हो। पील आयोग का तब गठन किया गया। उस समय पील आयोग ने एक रिकमेंडेशन दिया कि 1857 के विद्रोह में आपने देखा ना, सैन्य जो अनुपात था वो कितना था, 5:1, 5 भारतीय 1 यूरोपीय सिपाही था। इस भारतीय और यूरोपीय जो सिपाही हैं, इनके अनुपात को बदल दिया गया, इसको 2:1 कर दिया गया। पहले 5:1 जो था, 2 भारतीय 1 यूरोपीय सिपाही होगा सेना में। इंग्लैंड में 1858 का जो अधिनियम आया, उसके द्वारा भारत में एक राज्य सचिव का गठन किया गया, राज्य सचिव। और राज्य सचिव के लिए एक मंत्रणा परिषद बनाई गई, मंत्रणा परिषद बनाई गई, जिसमें आपको मालूम है कि 15 सदस्य होते थे। एडवाइजरी कमेटी थी एक तरीके की। और इसमें से भी 8 जो हैं, इनमें से 8 जो होंगे, 8 सदस्य ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और बचे हुए जो 7 हैं, इनको कौन लाता था? वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले, उसके जो पूर्व जो ईडीज वगैरह थे, डायरेक्टर्स जो वगैरह हुआ करते थे, उनके द्वारा रिकमेंडेड होते थे। पूर्व संचालक जो हुए थे उनके द्वारा चुने जाते थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी समाप्त हुई, लेकिन कंपनी के लोग तो थे ही। 1861 में उस समय भारतीय लोक सेवा आयोग के लिए भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत हर साल जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी। वो लंदन में होती थी, तो भारतीय लोग कहां जाएंगे वहां परीक्षा देने। लेकिन जैसे जैसे पढ़ने वाली पीढ़ी आती चली गई, वैसे वैसे वो भी इसमें शामिल होते चले गए। अब इन सब चीजों से जो सुधार इन्होंने किया, इससे एक फायदा यह जरूर हुआ कि भारतीय पीढ़ी भी धीरे धीरे पढ़ाई की ओर बढ़ गई, शिक्षित हो गई, प्रगतिशील हो गई। और अब जो आने वाली पीढ़ी जो कि शिक्षित और जो कि प्रगतिशील थी,
प्रगतिशील भारतीयों की थी, इसने जो है जो 1857 में भ्रूणावस्था में एक बूंद के रूप में जो राष्ट्रीय एकता थी उसको बढ़ाने का काम करना शुरू, उसको बड़ा किया। और जैसे जैसे ये राष्ट्रीय एकता की भावना इन लोगों के द्वारा बढ़ती चली गई, आने वाले समय में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक चुनौती बनकर के सामने आ गई। अंततः यदि अगर हम देखें तो इसी वर्ग की इस शिक्षा प्रणाली या फिर दूसरी चीजों के जो असर थे जिसने धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता को खोखला करना शुरू कर दिया। विद्रोह उस स्तर के तो नहीं हुए जो 1857 के स्तर में देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके भी इसके दूरगामी परिणाम यही हुए कि ब्रिटिश राज आने के बावजूद भी धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का पतन होता रहा। तो इस प्रकार से ये 1857 की क्रांति के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। मुझे लगता है कि 5-6 सेशन तो हो ही गए होंगे 1857 की क्रांति के लिए। अब इन सबको एक साथ कंपाइल करिएगा और 1857 की क्रांति को न सिर्फ अपने कागज के पन्नों में सजोइएगा, अपने हृदय में भी सजोइएगा। स्पेक्ट्रम सीरीज की अगर हम बात करें तो आज इस अध्याय के समापन के साथ यूनिट 3 जो है, इकाई 3 जो है, उसका भी समापन हो गया है। धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधारों ने बल लिया और इसी अनुरूप अगला अध्याय भी हमारा शुरू होगा अगली यूनिट के साथ में। चैप्टर नंबर 8 जरूर होगा, यूनिट नंबर हमारा 4 होगा, जिसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन आप पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि ये सारे इकाइयां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्विक रिवीजन जारी रखिएगा। मुलाकात करेंगे अतिशीघ्र नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।